हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। होपफुली सभी बच्चे फिट एंड फाइन होंगे और एक्साइटेड होंगे अपने नए सेशन के लिए। तो भाई स्वागत है आप सभी का अमित एकेडमी में, जहां आप सभी को क्लास 10th बोर्ड के साथ साथ कंपटीशन की क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं। तो भाई लास्ट क्लास में हम लोगों ने सर्कल चैप्टर को कंप्लीट किया, सर्कल के सारे कॉन्सेप्ट्स को समझा। जो टफर कॉन्सेप्ट्स थे उन्हें हम लोगों ने एनिमेशंस के हेल्प से समझने की कोशिश की थी। उसके बाद हम लोगों ने बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस, 10th बोर्ड के भी लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। तो भाई आज के सेशन में जो बच्चे भी नए हैं, जिन्होंने अभी तक सर्कल चैप्टर के वीडियोस को नहीं देखा है, वो सबसे पहले सर्कल चैप्टर के वीडियोस को देख ले। उसके बाद एरिया रिलेटेड टू सर्कल को स्टार्ट करें, क्योंकि तुम सर्कल के वीडियोस को देखने के बाद जब इस चैप्टर को स्टार्ट करोगे तो तुम्हारा एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा। तुम इस चैप्टर के क्वेश्चंस को काफी आसानी से कर पाओगे। तो चलो, जिन बच्चों ने सर्कल चैप्टर को देख लिया है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने नए चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्कल को। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, वो सबसे पहले तो भाई हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, क्योंकि यहीं पर आज के क्लास की डीपीपी, आज के क्लास की पीपीटी, हैंडआउट्स, तुम्हारे टेस्ट, सब कुछ यहीं पर कंडक्ट करवाए जाएंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट वे ऑफ कम्युनिकेशन रहेगा अपना, इसीलिए इस चीज को ज्वाइन करना काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलो अब हम लोग आते हैं अपने सेशन पे, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो इस चैप्टर को हम लोग कोशिश करेंगे कि 2 सेशंस में कंप्लीट करें, S1 और S2। इन 2 सेशंस में हम लोग एरिया रिलेटेड टू सर्कल को कंप्लीट करेंगे और इन दोनों सेशंस में ही हम लोग एक अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे और 10th बोर्ड के लेवल के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सेशन एरिया रिलेटेड टू सर्कल। अब भाई एक चीज बताओ, एरिया ऑफ सर्कल तो अपने को पता है कि एरिया ऑफ सर्कल का मतलब क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल का कॉन्सेप्ट क्या है, बट एरिया रिलेटेड टू सर्कल का मतलब क्या हुआ। तो सबसे पहले तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर की हेडिंग को समझे कि एरिया रिलेटेड टू सर्कल का मतलब क्या हुआ। तो इस चीज को हम लोग समझते हैं। अब यहाँ पर देखो, मेरे पास क्या है, एक सर्कुलर पिज्जा है। इस पिज्जा का शेप क्या है, सर्कुलर है। अगर मेरे को इस स्लाइस का एरिया कैलकुलेट करना हो तो इस स्लाइस का एरिया किस चीज से रिलेटेड है ये बताओ। तो मेरे को ये दिख रहा है कि ये जो पिज्जा का स्लाइस है ये कहीं ना कहीं इस सर्कल से रिलेटेड है। ये पिज्जा का स्लाइस एक सर्कल से रिलेटेड है। तो इस पिज्जा का जो स्लाइस हो, इस पिज्जा के स्लाइस का जो एरिया होगा वो भी एरिया रिलेटेड टू किससे होगा, एरिया रिलेटेड टू सर्कल होगा। एरिया रिलेटेड टू सर्कल होगा। ये जो पिज्जा का स्लाइस है इसका एरिया किस चीज से रिलेटेड होगा, ये एक सर्कल्स के एरिया से रिलेटेड होगा। क्यों? क्योंकि ये जो स्लाइस है पिज्जा का, ये एक सर्कल का पार्ट है। उसी तरीके से सेकंड वाले इमेज को देखो, ये क्या है हमारा, ये एक वाइपर है, कार की विंडशील्ड पे लगा है वाइपर। ये वाइपर करता क्या है, कार की विंडशील्ड को क्लीन करता है। यहां पर देखो, अगर ये वाइपर जब तुम स्टार्ट करोगे तो ये कुछ इस तरीके से जाकर कुछ इस वाले एरिया को क्लीन करेगा। अभी ये वाला जो एरिया है, ये देखो, ये वाला जो सरफेस है या ये वाला जो एरिया है, ये किसका पार्ट है, ये भी अपने को एक सर्कल का पार्ट बनता हुआ दिख रहा है। तो इस क्लीन पोर्शन का एरिया भी किससे रिलेटेड है, ये भी एरिया रिलेटेड टू सर्कल है, क्योंकि ये जो क्लीन पोर्शन है वो एक सर्कल का पार्ट है। यहां तक की बात क्लियर है। उसके बाद देखो, ये एक रेसिंग ट्रैक है, ये एक रेसिंग ट्रैक है अपना। ये जो ब्लैक कलर का है ये क्या है, एक रेसिंग ट्रैक है। ये जो रेसिंग ट्रैक का एरिया होगा वो किससे रिलेटेड है, तो ये रेसिंग ट्रैक का एरिया भी अपने को दिख रहा है कि भाई ये भी कहीं ना कहीं एक सर्कल से रिलेटेड है। तो इस रेसिंग ट्रैक का एरिया भी एरिया ऑफ सर्कल से ही रिलेटेड है। तो यहां से अपन ये समझ सकते हैं कि एरिया रिलेटेड टू सर्कल का मतलब क्या हुआ। तो ऐसे सरफेसेस जो एक सर्कल का पार्ट हो, ऐसे सरफेसेस के एरिया को अपन क्या कहेंगे, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो भाई एरिया रिलेटेड टू सर्कल का मतलब क्या हुआ, ऐसे सरफेसेस का एरिया निकालना या ऐसे फिगर्स का एरिया निकालना जो एक सर्कल का पार्ट हो। ऐसे सरफेसेस या फिगर्स का एरिया जो एक सर्कल का पार्ट हो, ऐसे सरफेसेस या फिगर्स के एरिया को अपन क्या कहेंगे, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो अभी तक अपने को नाम, इस चैप्टर का जो नाम है, जो हेडिंग है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ये चीज क्लियर है। अब हम लोग इसके कॉन्सेप्ट्स पे आते हैं। अब देखो, इस क्लास में हम लोग बहुत बेसिक से कॉन्सेप्ट्स को उठाएंगे। ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे बच्चों को वो कॉन्सेप्ट्स पता हो, बट तुम्हें पेशेंस रखना है। उन बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ हम लोग एक अच्छे लेवल को भी अचीव करेंगे। जिन बच्चों को कुछ भी पता नहीं है, भाई तुम्हें भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना है। तो तुम्हें सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो चलो अब हम लोग आते हैं अपने कॉन्सेप्ट्स पे। सबसे पहले सर्कल के डेफिनेशन की बात की जाए तो सर्कल इज अ लोकस ऑफ पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। तो जिन बच्चों ने सर्कल चैप्टर को पढ़ रखा है उन्हें ये डेफिनेशन काफी अच्छे से क्लियर होगा, और इस डेफिनेशन को हम लोगों ने एक विजुअल एक्टिविटी के थ्रू भी समझा था।
अब बात करते हैं हम लोग सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल के बारे में कि भाई सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का मतलब क्या हुआ। तो देखो सर्कमफेरेंस का मतलब होता है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का मतलब हुआ सर्कल की बाउंड्री, सर्कल की बाउंड्री या फिर पेरीमीटर। तो सर्कमफेरेंस का मतलब क्या हुआ भाई, सर्कल की बाउंड्री या पेरीमीटर। तो यहां पर देखो तुम्हें एक सर्कल दिख रहा है, ये जो सर्कल है इसकी बाउंड्री कौन सी है, इसकी बाउंड्री ये ब्लू वाली लाइन है, ये ब्लू वाला जो पोर्शन है यही तो है सर्कल की बाउंड्री। तो इस ब्लू वाली लाइन का लेंथ क्या होगा, इस ब्लू वाला जो पोर्शन है अपना, इसका लेंथ क्या होगा, इसी के लेंथ को अपना सर्कमफेरेंस कहेंगे। और सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल होता क्या है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज 2 पाई आर। और आर है क्या है यहाँ पे, आर है इस सर्कल का रेडियस, और इसकी यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर या मीटर। इस चैप्टर में यूनिट्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भाई अपने को सर्कमफेरेंस का मतलब क्लियर है। अब तुम मेरे को एक चीज बताओ कि एक सेमी सर्कुलर आर्क अगर तुम्हें दे दे, ये क्या है, एक सेमी सर्कुलर आर्क है, तो ये सेमी सर्कुलर आर्क का पेरीमीटर क्या होगा, ये चीज बताओ। तो मेरे को दिख रहा है कि सेमी का मतलब सबसे पहले क्या होता है, सेमी का मतलब हुआ आधा सेमी का मतलब क्या होता है, आधा। तो सेमी सर्कुलर आर्क का मतलब क्या, सर्कल का आधा। अब एक कंप्लीट सर्कल का अगर सर्कमफेरेंस 2 पाई आर है, तो आधे सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होगा, आधे सर्कल का सर्कमफेरेंस होगा पाई आर। और आर यहां पर क्या है, आर है इसका इस सेमी सर्कल का रेडियस। ये बात भी क्लियर है। अभी इसी के जस्ट ऊपर देखो ये क्या है इस फिगर को हम लोग कहते हैं सेमी सर्कल। ये क्या है, ये है सेमी सर्कल। और ये फिगर क्या था, ये फिगर था अपना सेमी सर्कुलर, ये फिगर था सेमी सर्कुलर आर्क का। तो भाई सेमी सर्कुलर आर्क और सेमी सर्कल में क्या फर्क है, तुम्हें समझ आ रहा, सेमी सर्कुलर आर्क में क्या है, सिर्फ आर्क है, लेकिन यही सेमी सर्कल में क्या है, आर्क के साथ साथ डायमीटर भी है, आर्क के साथ साथ क्या है, डायमीटर भी है। तो सेमी सर्कुलर आर्क का पेरीमीटर क्या होता था, पाई आर। तो तुम बताओ सेमी सर्कल का पेरीमीटर क्या होगा, इस सेमी सर्कल का पेरीमीटर क्या होगा। तो सबसे पहले सेमी सर्कुलर आर्क, इसकी वैल्यू पाई आर प्लस ये वाला डायमीटर, ये डायमीटर का लेंथ कितना होता है, 2r। तो ये बात क्लियर हो रहा है कि सेमी सर्कल का पेरीमीटर होगा पाई आर प्लस 2r। और सेमी सर्कुलर आर्क का पेरीमीटर क्या होगा भाई, सिर्फ पाई आर, क्योंकि यहां पर डायमीटर इन्वॉल्व नहीं है। ये बात भी क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और बात करते हैं क्वाड्रेंट की, क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। तो देखो सेमी का मतलब क्या होता था, सेमी का मतलब होता था हाफ, तो क्वाड्रेंट का मतलब होगा 1/4 ऑफ अ सर्कल। तो 1/4 ऑफ अ सर्कल को अपन क्या कहेंगे, क्वाड्रेंट कहेंगे। तो बात क्लियर है, सर्कल का मतलब कंप्लीट सर्कल, सेमी का मतलब हाफ, क्वाड्रेंट का मतलब 1/4। तो अब ये देखो, ये भी एक क्या है अपना क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। अब इस क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल का पेरीमीटर बताना क्या होगा इस क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल का पेरीमीटर क्या होगा। तो सबसे पहले इस आर्क का बताओ, इस आर्क का लेंथ क्या होगा। तो अगर कंप्लीट सर्कल का 2 पाई आर है, तो 2 पाई आर का 1/4 कर लो, तो पाई आर अपॉन 2। उसके साथ साथ एक ये रेडियस और एक ये रेडियस। तो भाई पेरीमीटर हुआ क्या, पाई आर अपॉन 2 प्लस ये दोनों रेडियस, इसका मतलब 2r। तो क्वाड्रेंट का पेरीमीटर क्या है, पाई आर अपॉन 2 प्लस 2r। अब देखो इन कॉन्सेप्ट्स को अपने को याद करने की जरूरत नहीं है, ये बस तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि जब ऐसे क्वेश्चंस तुम्हारे बोर्ड में आए या तुम्हारे टेस्ट सीरीज में आए, तो तुम इन चीजों को बेटर वे में विजुअलाइज कर पाओ। इन चीजों को याद करने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग एक और चीज तुम बताओ, सर्कमफेरेंस को तो अपन इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज 2 पाई आर, और सर्कमफेरेंस को एज अ बाउंड्री या पेरीमीटर कहते हैं। अब मान लो ये जो सर्कल है, ये तुम्हारे साइकिल का व्हील है। ये सर्कल क्या है, तुम्हारे साइकिल का व्हील है। अब बताओ ये जो व्हील है, ये एक रोटेशन में, एक कंप्लीट रोटेशन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ये अगर सर्कल एक व्हील है, तो ये एक रोटेशन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो ये सर्कल एक रोटेशन में सर्कल के सर्कमफेरेंस जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, मतलब 2 पाई आर डिस्टेंस ये सर्कल एक रोटेशन में इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो ये बात भी क्लियर है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते के साथ मेरे पास में एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ 2 सर्कल्स। मतलब ये वाला जो सर्कल है, अगर इस सर्कल को अपन C कह ले या C1 कह लो, तो
इस सर्कल C1 का जो सर्कमफेरेंस है वो किसके इक्वल है, इन दो सर्कल्स के सर्कमफेरेंस के इक्वल है। तो मान लो अगर ये सर्कल C2 है, ये सर्कल C3 है, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना कि सर्कमफेरेंस ऑफ C1 इज इक्वल्स टू सर्कमफेरेंस ऑफ C2 प्लस सर्कमफेरेंस ऑफ C3। देखो क्वेश्चन के स्टेटमेंट को पढ़ो और इस चीज को पढ़ो, देखो ये बिल्कुल सही है। अब सर्कमफेरेंस ऑफ C1 क्या होगा, 2 पाई, और C1 का रेडियस मान लो R1 है, C2 का रेडियस मान लो R2 है, और C3 का रेडियस मान लो R3 है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करें भाई, 2 पाई अपने को कॉमन निकलता हुआ दिख रहा है, तो 2 पाई को पहले कॉमन निकाल लो, तो ये 2 पाई R2 प्लस R3, ये 2 पाई से ये 2 पाई कैंसल आउट, तो ये जो नए वाले सर्कल का रेडियस होगा वो क्या होगा, इन दो सर्कल्स के रेडियस के समेशन के बराबर। तो 15 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर, 15 प्लस 8 कितना, 23 सेंटीमीटर। तो नए वाले सर्कल का रेडियस क्या होगा अपना, 23 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चंस काफी बेसिक्स है, लेकिन स्टिल अपने को ऐसे क्वेश्चन को एक बार प्रैक्टिस करके रखना है, भले ही ये बेसिक क्यों ना हो। अब हम लोग आगे आते हैं, अब बात समझते हैं एरिया ऑफ सर्कल के बारे में। तो भाई एरिया ऑफ सर्कल, ये अपना एक सर्कल है जिसका रेडियस r है, तो हम सभी को पता है कि भाई इसका एरिया होगा क्या, पाई आर स्क्वायर, और इसकी यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर। उसी तरीके से सेमी सर्कल, सेमी का मतलब क्या, हाफ, तो इस सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, और ये है क्वाड्रेंट, तो क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, 1/4, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। तो ये चीजें अपने को बहुत क्लियर होना चाहिए कि क्वाड्रेंट का मतलब क्या हुआ, सेमी सर्कल का मतलब क्या हुआ। अब चूंकि हम सभी बच्चे अब क्लास 10th में आ चुके हैं, अपने अंदर एक क्यूरियोसिटी भी होती है कि भाई एरिया ऑफ सर्कल, हम लोगों ने बहुत चीज़ों के प्रूफ के बारे में पढ़ा, थ्योरम्स के प्रूफ को कैलकुलेट किया, बहुत सारी चीज़ों के प्रूफ के बारे में बात करते हैं, बट स्टिल हम लोगों ने कभी एरिया ऑफ सर्कल के प्रूफ के बारे में बात किया। एरिया ऑफ सर्कल के बारे में बहुत कम ही बच्चे जानते होंगे कि एरिया ऑफ सर्कल को हम लोग डिराइव कैसे करते हैं। तो एक बार अपने क्लास को ज़्यादा इंटरेक्टिव बनाने के लिए और मैथ्स को वाकई में डीपली समझने के लिए एक बार हम लोग एक एक्टिविटी और विजुअलाइजेशन के थ्रू समझते हैं कि एरिया ऑफ सर्कल को हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो देखो मेरे पास यहाँ पर क्या है, एक सर्कल है, इस सर्कल को हम लोगों ने दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। अपर पार्ट को ब्लू कलर से रिप्रेजेंट कर रहा है और लोअर पार्ट को अपन रेड कलर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब ये बताओ, ये वाला जो रेड वाला पोर्शन है वो क्या है, एक सेमी सर्कुलर आर्क है। ये रेड वाला पोर्शन क्या है भाई, एक सेमी सर्कुलर आर्क है, और सेमी सर्कुलर आर्क का पेरीमीटर क्या होता है, पाई आर होता है। तो देखो इस रेड वाले पोर्शन को अपन पाई आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये रेड वाला जो पोर्शन होगा उसका लेंथ पाई आर होगा। यहां पर ये रेड वाला पोर्शन क्या है, ये रेडियस के बराबर है, तो इसको अपन रेडियस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब एक काम करते हैं, हम लोग इस सर्कल को ओपन करने की कोशिश करते हैं। तो आ जाओ इस सर्कल को ओपन करें। तो देखो जैसे ही इस सर्कल को ओपन करेंगे ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, नीचे वाले का लेंथ पाई आर और ये अपना रेडियस है। अब ये जो स्लाइसेस है इसको और छोटे छोटे स्लाइसेस में ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। तो देखो और छोटे छोटे स्लाइसेस में ब्रेक करते हैं। अब ये सफिशिएंटली बहुत छोटे छोटे स्लाइसेस में ये सर्कल ब्रेक हो चुका है। एक ब्लू ऊपर का पार्ट है और रेड नीचे का पार्ट है। अब अपन इन दोनों ही पार्ट को मर्ज करने की कोशिश करते हैं। मर्ज करने पर कैसा दिख रहा है देखो, तो तुम जैसे ही इन दोनों अपर पोर्शन और लोअर पोर्शन को मर्ज करोगे, ये क्या है भाई, ये एक रेक्टेंगल बनता हुआ दिख रहा है। और ये रेक्टेंगल का लेंथ कितना है, पाई आर, और ब्रेथ कितना है, आर। और अपने को पता है कि रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो पाई आर इंटू आर करोगे तो क्या निकल कर आएगा, पाई आर स्क्वायर। और यही क्या है, अपना सर्कल है। यही क्या है देखो, यही क्या है अपना, यही सर्कल है। तो एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। अब आते हैं हम लोग अपने सेशन के ऊपर। तो यहां तक तो चीजें क्लियर है। अब आगे आ जाओ। अब एरिया इनक्लोज्ड बाय टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, इस चीज को डिस्कस करते हैं।
तो भाई कॉन्सेंट्रिक सर्कल तो अपने को पता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब क्या हुआ। कॉन्सेंट्रिक सर्कल एक ऐसे सर्कल्स होते हैं जिनका सेंटर कॉमन हो। तो यहाँ पर देखो मेरे को दो सर्कल्स दिख रहा है, एक सर्कल C1 और एक सर्कल C2, और इन दोनों ही सर्कल का सेंटर O है, कॉमन सेंटर है, इसीलिए इन दोनों ही सर्कल को अपन कॉन्सेंट्रिक सर्कल कह रहे हैं। अब ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है, ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है, यही है एरिया इनक्लोज्ड बाय सर्कल C2 और सर्कल C1। तो एरिया इनक्लोज्ड का मतलब क्या हुआ? एरिया इनक्लोज्ड बाय बिटवीन टू सर्कल्स का मतलब ये हुआ कि दो सर्कल्स के बीच के एरिया को अपन एरिया इनक्लोज्ड बाय टू सर्कल्स कहते हैं। तो यहाँ पे देखो ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है यही है ना एरिया इनक्लोज्ड बाय टू सर्कल्स। सर्कल C2 और सर्कल C1 के बीच का एरिया कौन सा है? ये ग्रीन वाला पोर्शन है। क्लियर है? अभी तुम इस ग्रीन वाले पोर्शन का एरिया बताओ क्या होगा। इस ग्रीन वाले पोर्शन का एरिया अगर अपन निकालना चाहे तो कैसे निकालेंगे? मान लो सर्कल C1 का रेडियस R1 है और सर्कल C2 का रेडियस R2 है, तो बताओ इस ग्रीन वाले पोर्शन का एरिया क्या होगा? तो सबसे पहले ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है ये कौन से दो सर्कल्स के बीच का एरिया है? सर्कल C2 और सर्कल C1 के बीच का एरिया है। तो एरिया ऑफ सर्कल C2 माइनस एरिया ऑफ सर्कल C1 कर ले तो मेरे को ये ग्रीन वाले पोर्शन का एरिया निकल जाएगा। तो ग्रीन वाले पोर्शन का एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ C2 माइनस एरिया ऑफ C1। अब एरिया ऑफ C2 क्या है भाई? पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर, पाई यहाँ से कॉमन निकाल लो तो R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। तो यही है एरिया ऑफ ग्रीन पोर्शन, और यही ग्रीन पोर्शन क्या है? एरिया बिटवीन टू सर्कल्स या एरिया इनक्लोज्ड बाय टू सर्कल्स। यहाँ तक बात क्लियर है? अब तुम मेरे को बताओ कि ये जो ब्लू वाला पोर्शन है इसका एरिया क्या होगा? तो ये तो एक नॉर्मल सर्कल है C1, तो सर्कल C1 का एरिया क्या होगा? पाई R1 स्क्वायर। यहाँ तक बात क्लियर है? अगर यहाँ तक बात क्लियर है तो अब यहाँ पर तीन कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है, यहाँ पर तीन कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, एक सर्कल C1, एक सर्कल C2 और एक सर्कल C3। सर्कल C1 का रेडियस R1 है, सर्कल C2 का रेडियस R2 और सर्कल C3 का रेडियस R3। अब तुम मेरे को ये ग्रीन वाले पोर्शन का एरिया बताओ। तो देखो ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है ये कौन से दो सर्कल्स के बीच का एरिया है? तो यहाँ से दिख रहा है सर्कल C3 और सर्कल C2 के बीच का एरिया है ये ग्रीन वाला पोर्शन। तो ये ग्रीन वाले पोर्शन का एरिया क्या होगा भाई? सर्कल C3 का एरिया माइनस सर्कल C2 का एरिया। तो सर्कल C3 का एरिया क्या हो गया? पाई R3 स्क्वायर, और सर्कल C2 का एरिया क्या हो गया? पाई R2 स्क्वायर। पाई अपन कॉमन निकाल लेंगे तो ये R3 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, यही है। अब तुम मेरे को बताओ कि ये जो ब्लू वाला पोर्शन है इसका एरिया क्या होगा? तो देख लो यहाँ पे ये जो ब्लू वाला पोर्शन है वो कौन से दो सर्कल्स के बीच का एरिया है? तो सर्कल C2 और सर्कल C1 के बीच का एरिया है। तो इसका एरिया क्या हो गया? पाई सर्कल C2 का रेडियस R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। तो यहाँ पर अब इन चीजों को अपन डायरेक्टली लिख सकते हैं। प्रैक्टिस करके तो इतना काफी सीख गए अपन, अब इस चीज को अपन डायरेक्टली लिख सकते हैं। अब कोई तुम्हारे से पूछे कि ये व्हाइट वाले पोर्शन का एरिया बता दो क्या है? तो व्हाइट वाला पोर्शन है क्या? सर्कल C1 का एरिया है। तो इसको तो ऐसे डायरेक्टली तुम पाई R1 स्क्वायर लिख सकते हो। तो यहाँ तक हम लोगों ने बहुत आराम से कॉन्सेप्ट्स को समझते चला और बहुत आराम से कॉन्सेप्ट्स को हम लोगों ने समझ लिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। कहने का मतलब क्या है कि सर्कल का सर्कमफेरेंस 2 पाई r गिवन है तुम्हें 22 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है? एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट। अब एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट बताओ क्या होगा? एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट होगा पाई r स्क्वायर अपॉन 4। तो यहाँ से क्या चाहिए? क्या एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालने को? रेडियस। रेडियस तुम यहाँ से नहीं निकाल सकते हो तो रेडियस यहाँ से निकाल लो। 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू r इज इक्वल्स टू 22। ये 22 से 22 कैंसिल, r इज 7 अपॉन 2 सेंटीमीटर। तो ये यूनिट लिखना काफी इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर में अपने को मैक्सिमम कैलकुलेशंस को फेस करना है। तो कैलकुलेशन तुम्हें आराम से करना है कि ताकि कोई गड़बड़ ना हो। अब फिर से यहाँ पे अब इसका एरिया निकालना है तो एरिया 1 अपॉन 4, पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 और रेडियस का स्क्वायर तो रेडियस इज 7 अपॉन 2 इंटू 7 अपॉन 2, यूनिट क्या? सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस कैलकुलेशन को तुम आराम से कर सकते हो। अब चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं।
फिर से क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर इज 108 सेंटीमीटर। अब बात समझना, यहाँ पे पेरीमीटर किस चीज का दे रखा है, सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर। तो सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर का पेरीमीटर बता दो क्या होता था, सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर का पेरीमीटर होता था पाई आर प्लस 2r। इन चीजों को हम लोगों ने क्लास के स्टार्ट में ही समझ लिया था। अब इन चीजों में तुम्हें किसी तरह का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो भाई सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर का पेरीमीटर है 108 सेंटीमीटर। अपने को चाहिए क्या, डायामीटर चाहिए। तो डायामीटर अपने को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो पहले रेडियस फाइंड आउट कर लो। तो पाई की वैल्यू कितनी, 22/7 r प्लस 2r इज 108। एलसीएम ले लो, तो ये 22r प्लस 14r इज 108। ये कितना हो गया, 36r/7 इज इक्वल्स टू 108। तो r की वैल्यू कितनी होगी, 108 इंटू 7/36। ये 36 से 108 3 टाइम्स, तो रेडियस 21 सेंटीमीटर। और रेडियस जैसे निकल गया, डायमीटर क्या होगा भाई, रेडियस का दुगना, तो 42 सेंटीमीटर। देखो ये बहुत बेसिक्स क्वेश्चन है, इस पे ज़्यादा टाइम अपन लगाएंगे नहीं। अब ये देखो, ये एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है, ऑल द वर्टिसेस ऑफ अ रोम्बस लाई ऑन अ सर्कल। मान लो ये एक रोम्बस है, ए बी सी और डी। ये जो रोम्बस है ये एक सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है। फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस इफ एरिया ऑफ द सर्कल इज 400 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी मेरे को इस सर्कल का एरिया गिवन है, अब मेरे को निकालना क्या है, इस रोम्बस का एरिया। तो बताओ आप कैसे निकालेंगे। सभी बच्चे वीडियो को पॉज करो और एक बार खुद से अटेम्प्ट करो इस क्वेश्चन को करने का। तो चलो आ जाओ, अभी देखते हैं इस चीज को कैसे सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को अपन प्रॉपर्ली सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले भाई अपने को लिखना क्या है, गिवन। गिवन क्या है, गिवन है ABCD इज अ रोम्बस। ABCD इज अ रोम्बस, ये चीज गिवन है, फर्स्ट पॉइंट। और क्या गिवन है, गिवन है एरिया ऑफ सर्कल। इसके बाद में गिवन है एरिया ऑफ सर्कल, और एरिया ऑफ सर्कल इज व्हाट, 400 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके अलावा और कुछ गिवन हो तुम्हें, इसके अलावा तो और कुछ गिवन नहीं है, ठीक है। अब अपने को फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस, इसी चीज को फाइंड करना है। अब तो मेरे को ये बताओ एरिया ऑफ रोम्बस होता क्या है, एरिया ऑफ रोम्बस होता क्या है। तो एरिया ऑफ रोम्बस का मतलब हुआ हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। यहाँ पर डायगोनल है क्या भाई, यहाँ पर डायगोनल है AC इंटू BD। इसी चीज को अपने को फाइंड करना है। अब बताओ सॉल्यूशन, अब बताओ कैसे फाइंड आउट करोगे, हाफ AC इंटू BD तुम कैसे फाइंड आउट करोगे। तो सबसे पहले एक बार अपन समझते हैं कि रोम्बस की प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो रोम्बस में भाई, रोम्बस एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके चारों साइड्स इक्वल होते हैं, सबसे पहली बात। और दूसरी बात कि रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं वो 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो ये जो AC और BD है ये क्या करेगा, 90 डिग्री पर एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगा। तो मान लो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे क्या है, मान लो O है, तो OA OC के इक्वल, OD OB के इक्वल, और ये एंगल कितना, 90 डिग्री। ये अपन प्रॉपर्टी, रोम्बस की प्रॉपर्टी से इतना कह सकते हैं। लेकिन बताओ अब मेरे को गिवन क्या है, गिवन है एरिया ऑफ सर्कल इज 400 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ सर्कल अगर मेरे को गिवन है तो यहां से अपन रेडियस तो निकाल सकते हैं ना, इस एरिया ऑफ सर्कल से इस सर्कल का रेडियस निकाल सकते हैं। लेकिन मेरे को चाहिए क्या, रोम्बस का एरिया चाहिए जिसमें प्रोडक्ट ऑफ AC और BD चाहिए। तो तुम्हारे दिमाग में क्या ऐसा पॉइंट आ रहा है, तो एक चीज तुम सभी बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि क्यों ना AC और BD को जैसे हम लोग इस सर्कल का डायमीटर प्रूफ कर लें, इस क्वेश्चन में कोई दम ही नहीं बचेगा। क्योंकि यहाँ से अपन रेडियस निकाल लेंगे, रेडियस निकल गया तो डायमीटर निकल गया, और डायमीटर जैसे निकल गया और AC और BD अपने को पता लग गया कि ये डायमीटर है, ये क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं। तो अब बताओ AC और BD को तुम डायमीटर कैसे प्रूफ करोगे कि भाई AC और BD डायमीटर है, सोचो। तो यहाँ पर तुम्हारे सर्कल के कुछ कॉन्सेप्ट्स यूज में आएंगे। सर्कल में हम लोगों ने एक चीज देखा था कि भाई ABCD इस क्वाड्रिलेटरल का या इस रोम्बस का चारों ही वर्टिसेस कहाँ है, चारों ही वर्टिसेस सर्कल के सर्कमफेरेंस पे है। तो भाई ABCD क्या है, ABCD अपना एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो ABCD इज अ
साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी क्या होती है? सम ऑफ अपोजिट एंगल्स आर 180 डिग्री। तो एंगल बी प्लस एंगल डी इज व्हाट? 180 डिग्री। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी है। कि एंगल बी और एंगल डी का सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा। अब एक और चीज तुम मेरे को बताओ कि ये जो AC अगर डायमीटर होगा तो ये एंगल कितना होना चाहिए? ये एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। क्यों भाई? क्योंकि अपने को पता है कि डायमीटर ऑलवेज सबटेंड्स 90 डिग्री एट द सर्कमफेरेंस। तो अगर इस एंगल को 90 डिग्री अपन प्रूफ कर ले तो ये कह सकते हैं ना कि AC क्या है भाई? AC अपना डायमीटर है। सिमिलरली BD को भी कह सकते हैं कि BD भी अपना डायमीटर होगा। तो बताओ इस एंगल को 90 डिग्री तुम कैसे प्रूफ करोगे? तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई एंगल B प्लस एंगल D 180 डिग्री है। तो क्यों ना इन दो ट्रायंगल्स को, ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल ABC को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लें। क्योंकि इन दोनों ट्रायंगल को जैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे एंगल B एंगल D के इक्वल हो जाएगा, और जैसे एंगल B एंगल D के इक्वल हो जाएगा दोनों एंगल्स कितने हो जाएंगे? 90 डिग्री हो जाएंगे। तो अपना काम बन जाएगा। अब बताओ एंगल ट्रायंगल ADC और ट्रायंगल ABC को तुम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हो आराम से। कैसे भाई? AD AB के इक्वल, क्योंकि रोम्बस के चारों साइड्स इक्वल। DC BC के इक्वल, क्योंकि DC और BC भी क्या है? रोम्बस के साइड्स हैं। और AC क्या है अपना? AC तो कॉमन है। तो देखो बाई साइड क्राइटेरिया अपन ये नहीं कह सकते कि ट्रायंगल ADC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABC, और जैसे ही ट्रायंगल ADC और ABC कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल D इज इक्वल्स टू एंगल B, और एंगल D और एंगल B जैसे ही इक्वल होगा, तुम अगर इसको फर्स्ट कहो तो तुम ऐसा लिख सकते हो ना कि फ्रॉम फर्स्ट एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल D, ये दोनों 90 डिग्री हो जाएगा। और जैसे ही एंगल B और एंगल D 90 डिग्री हो गया तुम लिख सकते हो देयरफॉर AC is the diameter of the circle। जैसे ही एंगल D 90 डिग्री हुआ वैसे ही अपन क्या कह सकते हैं कि AC क्या है भाई? AC डायमीटर है, और AC जैसे ही डायमीटर निकल कर आ गया सिमिलरली तुम BD को भी प्रूफ कर सकते हो कि BD इज ऑल्सो द डायमीटर। तो यहां तक अपने क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो क्लियर हो गया कि भाई AC और BD क्या है? डायमीटर ऑफ द सर्कल है। अब जैसे ही डायमीटर हो गया तुम डायमीटर का लेंथ नहीं निकाल सकते। कैसे भाई? यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल गिवन है, सिंस एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू 400 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से तुम लिख सकते हो पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 400 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पाई से ये पाई कैंसल आउट, आर की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई? 20 सेंटीमीटर। और आर की वैल्यू जैसे 20 सेंटीमीटर निकल कर आ गई, रेडियस की वैल्यू कितनी होगी भाई? रेडियस की वैल्यू 40 सेंटीमीटर, तो हाफ। तो AC की वैल्यू 40, BD की वैल्यू 40, तो ये 20, ये कितना निकल कर आया? 800 सेंटीमीटर स्क्वायर अपना आंसर। तो ये क्वेश्चन एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन था क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व थे। इस क्वेश्चन में तुम्हें एरिया ऑफ सर्कल के कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व थे, इसीलिए ऐसे क्वेश्चन को अपने को प्रैक्टिस करते चलना है और कॉन्सेप्ट्स को बार बार रिवाइज करते रहना है। तो चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या कह रहा है, अ रेस ट्रैक इज इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग। फॉर्म ऑफ अ रिंग का मतलब क्या हुआ कि मान लो ये एक सर्कल है और ये अपना एक दूसरा सर्कल है, तो ये जो बीच का पोर्शन है ये क्या है? एक रिंग बनता हुआ दिख रहा है ये, ठीक है। तो देखो क्या कह रहा है, अ रेस ट्रैक इज इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग हुज इनर सर्कमफेरेंस इज 352। तो मान लो ये अपना एक इनर सर्कल C1 है, तो C1 का सर्कमफेरेंस क्या गिवन है भाई? 352 मीटर। आउटर सर्कमफेरेंस, तो आउटर सर्कल को मान लो C2, तो C2 का सर्कमफेरेंस क्या गिवन है तुम्हें? C2 का सर्कमफेरेंस गिवन है 396 मीटर। फाइंड द विड्थ ऑफ द ट्रैक। तो अगर अपने को विड्थ ऑफ द ट्रैक फाइंड करना है, मतलब ये वाले विड्थ को फाइंड आउट करना है, इसी वाले विड्थ को फाइंड आउट करना है अपने को।
तो अगर ये सर्कल C1 है तो इसका रेडियस क्या होगा, इसका रेडियस R1, और सर्कल C2 का रेडियस कितना होगा, सर्कल C2 का रेडियस R2। तो तुम ये बताओ ये विड्थ जो है, ये जो विड्थ है ये कितना होगा, ये जो विड्थ है ये कितना होगा, तो ये विड्थ कितना होगा बताओ। इसको ऐसा नहीं कह सकते, R2 माइनस R1 होगा ये विड्थ, R2 माइनस R1 होगा क्या भाई, यही विड्थ होगा। इस ट्रैक का विड्थ क्या होगा, इस ट्रैक का विड्थ होगा R2 माइनस R1। ये बात अपने को क्लियर है। अब इसी चीज़ की वैल्यू निकालनी है, तो बताओ कैसे निकालोगे। तो चूंकि अब सर्कल C1 का पेरीमीटर क्या होगा 2 पाई R1 और ये क्या होगा 2 पाई R2। अगर ये फर्स्ट है ये सेकंड है तो तुम क्या कर लो, सेकंड माइनस फर्स्ट, तो सेकंड से फर्स्ट को माइनस करोगे क्या आएगा, 2 पाई को कॉमन निकाल लो, R2 माइनस R1, अभी 396 माइनस 352, अभी इसकी वैल्यू कितनी होगी 4 और 2 पाई की वैल्यू 22/7 R2 माइनस R1, अब ये 2 इंटू 22 44, तो R2 माइनस R1 की वैल्यू 7 सेंटीमीटर। ये कुछ बेसिक से क्वेश्चन है, क्लियर है सभी को। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ सर्कुलर पॉन्ड इज ऑफ डायमीटर 17.5 मीटर, इट इज सराउंडेड बाई अ 2 मीटर वाइड पाथ। तो क्या कह रहा है कि ये एक सर्कुलर पॉन्ड है जिसका डायमीटर क्या है भाई, इसका डायमीटर d है और d की वैल्यू कितनी गिवन है 17.5 मीटर। क्लियर, 17.5 मीटर। इट इज सराउंडेड बाई अ 2 मीटर वाइड पाथ, मतलब 2 मीटर का एक वाइड पाथ है। तो ये मान लो अगर 2 मीटर का वाइड पाथ है तो ये कुछ ऐसा होगा, ये 2 मीटर का एक वाइड पाथ है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द पाथ एट द रेट ऑफ 25 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। तो कॉस्ट है क्या, कॉस्ट है ₹25 पर मीटर स्क्वायर, और अपने को निकालना क्या है, सॉरी ये कॉस्ट नहीं ये रेट है, ये भाई रेट गिवन है तुम्हें निकालना क्या है कॉस्ट। कॉस्ट क्या होगा, तो कॉस्ट निकालने के लिए मेरे को चाहिए क्या, ये जो पाथ है पाथ का एरिया चाहिए। पाथ का एरिया तुम निकाल लोगे, अगर तुम पाथ का एरिया निकाल लेते हो तो तुम्हें कॉस्ट पता लग जाएगा, क्योंकि रेट गिवन है कि 25 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। अब बताओ इस पाथ का एरिया तुम कैसे निकालोगे, इस पाथ का एरिया कैसे निकालोगे। तो देखो ये जो एरिया है, ये अपना कुछ कॉन्सेप्ट तुम्हें याद आ रहा है कि ये जो एरिया है पाथ का वो है क्या, एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन 2 सर्कल्स, है ना। ये जो पाथ का एरिया है ये एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन 2 सर्कल्स है, तो इसका एरिया अपन जानते हैं क्या होगा, क्या होता है पाई, और ये इनक्लोज्ड, अगर मान लो ये सर्कल C2 है ये सर्कल C1 है, तो ये इसको अपन क्या लिखेंगे, पाथ ऑफ एरिया क्या होगा, सर्कल C2 का एरिया माइनस सर्कल C1 का एरिया। अभी C2 का एरिया कैसे निकालेंगे, तो मान लो अगर इसका डायमीटर d है, इसके रेडियस को R1 मान लें और बाहर वाले सर्कल के रेडियस को R2 मान लें, तो ये क्या होगा पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, यही होगा। और R1 की वैल्यू कितनी है, R1 की वैल्यू है 17.5/2, और R2 की वैल्यू कितनी होगी भाई, R2 की वैल्यू क्या होगी, R1 में 2 मीटर से जोड़ दो, तो 17.5/2 प्लस 2, R2 की वैल्यू यही है। अब तुम इतने बड़े कैलकुलेशन को करोगे कैसे, R1 की वैल्यू 17/2 को तुम स्क्वायर करो, उसके बाद R2 की इतनी बड़ी वैल्यू इसको कैलकुलेट, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन इन्वॉल्व है। अब इस चीज़ को अपन कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो यहाँ पर थोड़ा हम लोग कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। अब कैसे, देखो पाई R2 को तुम क्या लिख सकते हो, R2 को यही लिख सकते हैं ना R1 प्लस 2, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो R2 को लिख लो तुम R1 प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर।
तो ये देखो ये पाई, ये क्या बनेगा r1 स्क्वायर प्लस 4r1 माइनस r1 का स्क्वायर। ये r1 स्क्वायर कैंसिल आउट, बचा क्या पाई 4 प्लस 4 टाइम्स r1। अभी r1 की वैल्यू तुम्हें पता है क्या 17.5 अपॉन 2। तो ये 2 से ये 2 मल्टीप्लिकेशन, ये पाई। अब बताओ 4 प्लस 2 इंटू 17.5 कितना 35। तो एरिया निकल कर आ गया 39 पाई मीटर स्क्वायर। अब एरिया चूंकि तुम्हें निकल कर आ गया तो कॉस्ट होगा क्या, कॉस्ट होगा एरिया इंटू रेट। तो 39 पाई इंटू 25 रुपीज़, यही होगा। और इस चीज़ को तुम आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। तो इन क्वेश्चन से अपने को क्वेश्चन को डील कैसे करना है ये समझना है। ये यहाँ पर थोड़ा बहुत ज़्यादा क्लमजी हो गया, बट स्टिल मेरे ख्याल से तुम्हें ये चीज कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। जिन बच्चों को ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया है भाई, वो फिर से थोड़ा एक बार तुम शुरू से देख लो, क्योंकि यहाँ पर ये थोड़ा डायग्राम क्लमजी हो गया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, द डिफरेंस बिटवीन द रेडियाई ऑफ स्मॉलर सर्कल एंड द लार्जर सर्कल इज 7 सेंटीमीटर एंड द डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ द टू सर्कल इज 1078 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल। अब देखो यहाँ पे कोई डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। स्मॉलर सर्कल के रेडियस को अपन r1 मान लेते हैं और लार्जर सर्कल के रेडियस को r2 मान लेते हैं। क्लियर है? स्मॉलर सर्कल के एरिया को r1 मान लो, लार्जर सर्कल के एरिया को r2 मान लो। अब क्वेश्चन में क्या क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन द रेडियस ऑफ स्मॉलर एंड लार्जर सर्कल इज 7 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ r2 माइनस r1 इज 7 सेंटीमीटर एंड द डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ द टू सर्कल्स इज 1078। तो भाई डिफरेंस ऑफ एरियाज क्या होगा, पाई r2 स्क्वायर माइनस पाई r1 स्क्वायर इज 1078 सेंटीमीटर स्क्वायर। निकालना क्या है अपने को, r1 की वैल्यू, अब बताओ कैसे निकालोगे। तो सबसे पहली चीज मेरे को यहाँ पे पाई कॉमन दिख रहा है, पाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1078। क्लियर है? अब बताओ अब फर्दर इसको कैसे सॉल्व करें। अब तुम r2 माइनस r1 तुम्हें गिवन है 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर दिखते के साथ तुम्हारे दिमाग में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का कॉन्सेप्ट आ रहा होगा कि भाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं, a माइनस b इंटू a प्लस b। तो यहाँ पे तुम्हें मैथ्स के कुछ फॉर्मूलेस को यूज करना होगा, नहीं तो फिर ये कैलकुलेशन बहुत ज्यादा टीडीएस और बहुत ज्यादा मतलब टीडीएस हो जाएगा, बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा कैलकुलेशन। इसी के लिए तुम्हें जहां कहीं पे भी कुछ ऐसी आइडेंटिटीज दिखे जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो उन आइडेंटिटीज को यूज करो ताकि तुम्हारा कैलकुलेशन काफी ज्यादा आसान हो। अब देखो यहाँ से पाई, अभी यहाँ से मेरे को r2 माइनस r1 की वैल्यू पता है ना 7 सेंटीमीटर, तो r2 माइनस r1 की जगह अपन क्या लिख सकते हैं 7 इंटू r2 प्लस r1 इज 1078। अब देखो पाई की वैल्यू क्या 22/7 इंटू 7 इंटू r2 प्लस r1 इज 1078। अभी ये 7 से ये 7 कैंसिल आउट, r2 प्लस r1 इज व्हाट 1078/22। तो 1078 को तुम 22 से करो डिवाइड, क्या आएगा, तो 1078 को तुम 49, तो ये क्या है 49, तो r2 प्लस r1 इज 49 सेंटीमीटर। अब मेरे को ये बताओ कि r2 माइनस r1 इज व्हाट 7 सेंटीमीटर और r2 प्लस r1 इज 49 सेंटीमीटर। अभी दो इक्वेशन, दो अननोन, यहाँ से तुम सॉल्व करके आराम से r1 और r2 की वैल्यूज को निकाल सकते हो। तो इन सारे क्वेश्चंस पे क्या है, अपने को बस कैलकुलेशंस पे ध्यान देना है, कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा कुछ टिपिकल नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, टू सर्कल्स टचेस एक्सटर्नली, द सम ऑफ देयर एरिया इज 135 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियाई ऑफ द सर्कल। तो टू सर्कल्स टच एक्सटर्नली, तो बना लो भाई दो सर्कल्स। तो एक सर्कल ये है
और दूसरा सर्कल मान लो ये है। पहले वाले सर्कल को C1 कह लो और दूसरे वाले सर्कल को C2 कह लो। इस सर्कल का रेडियस अगर R1 है और इस सर्कल का रेडियस क्या है R2। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, टू सर्कल्स टच एक्सटर्नली, द सम ऑफ देयर एरियाज इज 130 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ C1 प्लस एरिया ऑफ C2 क्या है 130 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 14 सेंटीमीटर। अब इन दोनों के सेंटर्स का बीच के डिस्टेंस को अपन क्या लिख सकते हैं R1 प्लस R2। अभी R1 प्लस R2 की वैल्यू क्या है 14 सेंटीमीटर। तुम्हें फाइंड क्या करना है, फाइंड द रेडियाई ऑफ द सर्कल्स, मतलब R1 की वैल्यू क्या है और R2 की वैल्यू क्या है, इसी चीज को फाइंड करना है। अब बताओ तुम कैसे अप्रोच करोगे। तो सबसे पहले तो मेरे को दिख रहा है कि C1 प्लस C2 इज 130 पाई, तो इसी को यहीं से स्टार्ट करते हैं अपने सॉल्यूशन को। तो सॉल्यूशन, तो C1 का एरिया क्या होगा पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इज 130 पाई, लिख सकते हैं इस तरीके से। अब एक स्टेप मैंने खा लिया, क्योंकि पाई R1 स्क्वायर लिखो प्लस पाई R2 स्क्वायर लिखो, उसके बाद पाई को कॉमन निकालो। तो इतनी चीज़ों को अब तुम्हें अपने माइंड में करते चलना है। अब ये पाई से ये पाई कैंसिल आउट, बचा क्या R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इज 130। ठीक है भाई, और R1 प्लस R2 की वैल्यू तुम्हें गिवन है 14 सेंटीमीटर। अब R1 और R2 अगर तुम्हें चाहिए हो इंडिविजुअली, तो मेरे दिमाग में एक चीज़ तो क्लियर हो रहा कि भाई मेरे को R1 माइनस R2 की वैल्यू अगर पता लग जाए, R1 माइनस R2 की वैल्यू पता लग जाए, तो फिर से क्या होगा, दो इक्वेशन दो अननोन सॉल्व करके अपन R1 और R2 को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब R1 माइनस R2 की वैल्यू को तुम कैसे निकालोगे, अगर R1 प्लस R2 की वैल्यू तुम्हें पता है और R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर की वैल्यू पता है, तो ये बेसिक मैथमेटिक्स है। इसमें बस तुम्हें फॉर्मूले के साथ खेलना आना चाहिए, बाकी और ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। तो एक चीज़ बताओ, R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर होगा क्या, R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर होगा क्या। तो ये होगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस 2 R1 इंटू R2, यही होगा। अब यहां पर देखो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर मेरे को पता है, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर यहां से पता है, बस R1 इंटू R2 मिल जाए तो मेरा काम बन जाएगा। यहाँ पर अपन स्लो जा रहे हैं, बट स्लो जाने का कारण यह है कि जिन बच्चों को ये सॉल्व करना नहीं आता है, उन्हें ये चीज़ कम से कम समझ में आए कि उन्हें सॉल्व कैसे करना है, क्वेश्चंस के साथ अपने अप्रोच को कैसे चेंज करना है। अब बताओ R1 इंटू R2 की वैल्यू को तुम कैसे निकालोगे। तो यहाँ से देखो R1 प्लस R2 की वैल्यू पता है, तो एक बार R1 प्लस R2 का स्क्वायर भी लिख के देख लेते हैं। R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर क्या होगा भाई, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस 2 R1 इंटू R2। अब यहाँ से R1 प्लस R2 की वैल्यू मेरे को पता है 14, तो यहाँ पे तुम लिख लो 14 का होल स्क्वायर। अभी R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 130, तो ये 130 प्लस 2 टाइम्स ऑफ R1 इंटू R2। तो भाई गाड़ी तो अपनी सही डायरेक्शन में दिख रही है जाती हुई, क्योंकि मेरे को चाहिए क्या, बस R1 इंटू R2 चाहिए, और यहाँ से R1 इंटू R2 मेरे को मिलता हुआ दिख रहा है। 14 का स्क्वायर क्या 196 इज 130 प्लस 2 टाइम्स ऑफ R1 इंटू R2। तो 2 टाइम्स ऑफ R1 इंटू R2 की वैल्यू क्या है, 196 माइनस 130 करोगे तो क्या है 66। तो यहाँ से देयरफॉर R1 इंटू R2 की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई 33 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर नहीं, ये तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। तो R1 इंटू R2 की वैल्यू है 33। अब बताओ R1 माइनस R2 की वैल्यू तुम नहीं निकाल सकते, तो R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर इज व्हाट, R1 प्लस R2 का स्क्वायर, R1 प्लस R2 इज व्हाट 130, माइनस क्या करना अपने को 2 टाइम्स ऑफ R1 इंटू R2 माइनस 2, और R1 इंटू R2 है क्या 33, तो ये 33। पेशेंसली के साथ तुम देखते चलो, पेशेंस के साथ बस क्वेश्चन को फॉलो करते चलो और स्टेप्स को फॉलो करते चलो, और देखो तुम्हारे पास क्या मिल रहा है। अभी ये बताओ कि R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर क्या निकल कर आया 130 माइनस 66, 130 माइनस 66 की वैल्यू कितनी होगी 64,
और 64 R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर इज 64, तो R1 माइनस R2 की वैल्यू कितनी होगी भाई 8 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ से R1 माइनस R2 मेरे पास पता है और मेरे को R1 प्लस R2 का वैल्यू पता है, ये कितना है 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ से क्या तुम R1 और R2 की वैल्यू नहीं निकाल सकते? तो निकाल सकते हो। तो ये कुछ बेसिक मैथमेटिक्स है जो तुम्हें जानना जरूरी है इन चैप्टर्स में, और ये बेसिक मैथमेटिक्स आना ही चाहिए तुम्हें किसी भी कंडीशन में। विथ प्रैक्टिस ये चीज़ें तुम्हें समझ में आएंगी। इन फॉर्मूलेज को हर समय में ध्यान रखना है कि भाई अगर R1 प्लस R2 मेरे को गिवन है और R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर की वैल्यू गिवन है, तो अपने को R1 माइनस R2 निकालना आना चाहिए। अब चलो आगे आओ। अब हम लोग बात करते हैं अपने नए कॉन्सेप्ट सेक्टर ऑफ अ सर्कल की। अब देखो सबसे पहले समझते हैं सेक्टर का मतलब क्या हुआ। तो ये एक सर्कल है हमारे पास, इस सर्कल का सेंटर O है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। तो भाई OA और OB है क्या? OA है अपना रेडियस और OB भी क्या है रेडियस है। क्लियर है बात यहाँ तक? अब देखो इन दो रेडियस और इस आर्क, AB क्या है अपना आर्क है, तो इन दो रेडियस और इस आर्क के बीच में एक एरिया दिख रहा है, ये एरिया दिख रहा है। दो रेडियस और इस आर्क के बीच में एक एरिया दिख रहा है। इसी आर्क इसी एरिया को अपन क्या कहेंगे? इसी एरिया को अपन सेक्टर कहेंगे। तो सेक्टर है क्या भाई? दो रेडियस और आर्क के बीच का जो एरिया होता है उसे अपन सेक्टर कहते हैं। ठीक है, अभी जो बच्चा इस चीज को ध्यान से सुन रहा होगा उसके दिमाग में एक डाउट आना चाहिए। डाउट ये आना चाहिए कि जब ये सेक्टर है तो ऊपर वाला ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, ये जो एरिया है जो ग्रीन कलर से रिप्रेजेंटेड है, ये एरिया भी तो भाई दो रेडियस के रेडियस और ये आर्क के बीच का एरिया है। ये देखो ये भी क्या है अपना, ये भी एक आर्क है। तो ये वाला जो एरिया है ये भी दो रेडियस और आर्क के बीच का एरिया है। तो इसे भी हम लोग क्या कहेंगे? इसे भी हम लोग सेक्टर कहेंगे। सही बात है, ये भी सेक्टर है। ऊपर वाला जो ग्रीन वाला पोर्शन है ये भी सेक्टर है और ये जो येलो पोर्शन है ये भी सेक्टर है। तो भाई पहचानेंगे कैसे कि बात इस सेक्टर की हो रही है या बात इस सेक्टर की हो रही है? तो एक चीज तुम ध्यान से देखो, नीचे वाला जो सेक्टर है वो एक छोटे वाले आर्क से बन रहा है, माइनर आर्क से बन रहा है ना। ए भी क्या है अपना माइनर आर्क है। तो इस वाले सेक्टर को अपन कहेंगे माइनर सेक्टर। और ऊपर वाला जो सेक्टर बन रहा है वो एक मेजर आर्क से बन रहा है, इस ग्रीन वाले मेजर आर्क से बन रहा है। तो ऊपर वाले सेक्टर को क्या कहेंगे? ऊपर वाले सेक्टर को कहेंगे मेजर सेक्टर। तो सेक्टर ये भी है, सेक्टर ये भी है, लेकिन नीचे वाला सेक्टर क्या है भाई अपना माइनर सेक्टर और ऊपर वाला सेक्टर क्या है मेजर सेक्टर। तो यहां पर समझने की बात बस इतनी है कि भाई सेक्टर है क्या? दो रेडियस और आर्क के बीच का एरिया, इसे हम लोग क्या कहेंगे? सेक्टर कहेंगे। अगर ये सेक्टर माइनर आर्क से बन रहा होगा तो इसे माइनर सेक्टर कहेंगे, अगर ये सेक्टर मेजर आर्क से बन रहा होगा तो इसे मेजर सेक्टर कहेंगे। ये बात यहां तक क्लियर है, मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर। अब तो मेरे को एक चीज बताओ, किसी भी एक सेक्टर से किसी भी एक सेक्टर में कोई भी एक सेक्टर मेरे को चार इंफॉर्मेशंस देगा। कोई भी एक सेक्टर मेरे को चार इंफॉर्मेशंस देगा। क्या क्या? सबसे पहला इंफॉर्मेशन क्या देगा? पहला इंफॉर्मेशन मेरे को रेडियस के बारे में देगा, क्योंकि देखो इस सेक्टर में रेडियस इन्वॉल्व है, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस। तो इस सेक्टर में क्या है? रेडियस इन्वॉल्व है। तो सबसे पहला इंफॉर्मेशन क्या देगा एक सेक्टर? मेरे को रेडियस के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। दूसरा इंफॉर्मेशन क्या देगा? इन दोनों रेडियस के बीच में देखो एक एंगल थीटा है, इन दोनों रेडियस के बीच में कोई ना कोई एक एंगल होगा, तो इस थीटा के बारे में भी इंफॉर्मेशन देगा। उसके बाद और क्या इंफॉर्मेशन देगा? और क्या है इस सेक्टर में इन्वॉल्व? तो इस सेक्टर में इन्वॉल्व है एक लेंथ ऑफ द आर्क। ए बी क्या है? ए बी अपना आर्क है, तो एरिया ए बी का लेंथ क्या होगा? लेंथ ऑफ द आर्क कहेंगे। तो भाई लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ द आर्क। और एक इंफॉर्मेशन देगा क्या? बताओ, एक और इंफॉर्मेशन क्या देगा?
इस सेक्टर के एरिया के बारे में बताएगा, तो एरिया ऑफ सेक्टर। तो कहीं पर भी अगर तुम्हें सेक्टर के बारे में कोई कुछ कहता है, सेक्टर के बारे में अगर तुम्हें कुछ भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, तो तुम इन 4 चीजों को निकाल सकते हो। कौन सी 4 चीजों के बारे में तुम बात कर सकते हो? सबसे पहले इस सर्कल के रेडियस के बारे में इंफॉर्मेशन तुम निकाल सकते हो। दूसरी चीज, इन 2 रेडियस के बीच का जो एंगल होगा, उस एंगल के बारे में, उस एंगल को तुम कैलकुलेट कर सकते हो, या एंगल ऑफ द सेक्टर तुम कैलकुलेट कर सकते हो। इसके बाद ये जो सेक्टर जिस आर्क से बन रहा होगा, उस आर्क के लेंथ को तुम कैलकुलेट कर सकते हो, और ये जो कंप्लीट सेक्टर है इसके एरिया को तुम कैलकुलेट कर सकते हो। तो भाई आर्क अपने को 4 इंफॉर्मेशंस देता है, ये चारों इंफॉर्मेशंस यहाँ अवेलेबल है। तो अपने को इसी तरीके से कॉन्सेप्चुअली समझते चलना है चीजों को, कि अगर एक सेक्टर के बारे में अगर मेरे को इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, तो अपन ये 4 चीजों को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब समझते हैं हम लोग। तो देखो यहाँ पे माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर का डेफिनेशन है जो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग एरिया ऑफ सेक्टर को सबसे पहले कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। अपन ने देखा कि एक सेक्टर से 4 इंफॉर्मेशन निकाला जा सकता है। सबसे पहले हम लोग एरिया ऑफ द सेक्टर को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो मान लो मेरे पास में ये एक रॉड है, इस रॉड के इस पॉइंट को हम लोगों ने फिक्स कर लिया। मान लो ये O पॉइंट है, और इस पॉइंट को धीरे धीरे बढ़ाते लेके चलेंगे। तो ये क्या, मेरे पास जो फिगर बनेगा वो क्या बनेगा, वो एक सर्कल बनेगा। अगर इस रॉड को तुम इस तरीके से घुमाते चले जाओ तो क्या बनेगा भाई, एक सर्कल बनेगा। ये बात क्लियर है। तो आज एक एक्टिविटी के थ्रू इस बात को समझते हैं। देखो ये सर्कल का सेंटर है, ये क्या है, ये सर्कल का सेंटर है यहाँ पर, और ये पॉइंट हम लोगों ने एक मूवेबल पॉइंट रखा है जो सर्कल के सर्कमफेरेंस के ऊपर में मूव करता जाएगा। अब देखो इसको थोड़ा थोड़ा मूव करो। देखो यहाँ ये ब्लू से जो पोर्शन तुम्हें दिख रहा है, ये क्या बनता हुआ दिख रहा है, ये एक सेक्टर बनता हुआ दिख रहा है। ये ब्लू पोर्शन क्या है, एक सेक्टर है। और ये मेजर सेक्टर है या माइनर सेक्टर है, भाई माइनर सेक्टर है, क्योंकि ये माइनर आर्क से बन रहा है। दिख क्या रहा है, रेडियस दिख रहा, एंगल बिटवीन द रेडियस दिख रहा है, ये लेंथ ऑफ द आर्क दिख रहा, और इसका एक ब्लूइश एरिया दिख रहा है। अब इसी चीज को अपन अगर घुमाते चले जाए तो देखो ये क्या है, ये अपना एक सेक्टर है। ये क्या बनता चल रहा है, एक सेक्टर बनता हुआ दिख रहा है। अब जैसे ही एंगल बिटवीन द रेडियस 90 डिग्री होगा, ये क्या है भाई, ये क्वाड्रेंट बन गया। तो क्वाड्रेंट है क्या, क्वाड्रेंट भी एक सेक्टर है अपना। यहां से ये बात को समझ सकते हैं हम लोग। अब आगे बढ़ो, फिर से एंगल को बढ़ाते चलो। जैसे ही ये रेडियस के बीच का एंगल 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा, मान लो अगर ये 180 डिग्री है, 180 डिग्री है, तो ये सेक्टर क्या बन जाएगा, ये सेक्टर अपना सेमी सर्कल बन जाएगा। और एंगल को बढ़ाते हुए चलो, जब ये एंगल 360 डिग्री पहुंच जा रहा है, तो यही सेक्टर क्या बन जा रहा है, यही सेक्टर अपना सर्कल बन जा रहा है। तो तुम बात को समझ पा रहे हो। मैं तुम्हारे ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यही जो सेक्टर है, ये सेक्टर को जैसे इन सेक्टर के बीच का, इस सेक्टर में अगर रेडियस के बीच का एंगल अगर अपन बढ़ाते जाए, तो यही सेक्टर क्या बन जाएगा, यही सेक्टर अपना सर्कल बन जा रहा है। ठीक है, और ये जो एंगल है ये हो कितना रहा है, 360 डिग्री। तो जब रेडियस एंगल ऑफ द सेक्टर 360 डिग्री हो रहा है, या रेडियस के बीच का एंगल 360 डिग्री हो रहा है, तो ये सेक्टर क्या बन जा रहा है, ये सेक्टर एक कंप्लीट सर्कल बन जा रहा है। तो अब हम लोग आते हैं अपने सेशन के ऊपर। तो यहीं पर हम लोग समझते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। तो एक बात बताओ, ये क्या था भाई, ये सेक्टर का एरिया था थीटा। तो ये थीटा जब 360 डिग्री हो रहा था, ये थीटा जब 360 डिग्री हो रहा था, तो एरिया, सेक्टर का एरिया क्या हो रहा था, सेक्टर का एरिया पूरा का पूरा सर्कल बन जा रहा था। और सर्कल का एरिया होता क्या था, पाई r स्क्वायर।
यहाँ तक तो बात क्लियर है। विजुअलाइजेशंस के थ्रू भी हम लोगों ने देख लिया कि यही थीटा एंगल जब 360 डिग्री हो जाता था तो ये पूरा का पूरा सेक्टर एक सर्कल हो जाता था। तो इसका एरिया क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर। तो अब तुम अगर इसमें यूनिटरी मेथड लगाओ तो 1 डिग्री मूवमेंट के लिए, 1 डिग्री मूवमेंट के लिए ये कितना एरिया कवर करेगा सेक्टर, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री, यही एरिया कवर करेगा ये। और अगर थीटा डिग्री मूवमेंट हो रहा है, अगर सेक्टर के बीच का एंगल अगर थीटा हो जाए तो कितना एरिया कवर करेगा, तो थीटा तो कितना एरिया कवर करेगा यूनिटरी मेथड से, देखो पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री इंटू थीटा। तो यही क्या निकल कर आया, यही अपना एरिया ऑफ सेक्टर निकल कर आया। तो इसी चीज को अगर तुम जनरलाइज करो तो थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, यही क्या होगा, यही होगा अपना एरिया ऑफ सेक्टर। यही क्या होगा भाई, यही होगा अपना एरिया ऑफ सेक्टर। यहां से कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो ये जो सेक्टर है, ये जो एरिया है, इसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्लियर है यहां से? अगर ये चीज क्लियर है तो तुम मेरे को एक चीज बताओ, सेमी सर्कल भी क्या है, सेक्टर है। ये जो सेमी सर्कल है, ये जो सेमी सर्कल है, इसमें ये जो सेमी सर्कल है, ये जो सेमी सर्कल है, इसमें एंगल ऑफ द सेक्टर क्या होगा, इसमें एंगल ऑफ द सेक्टर होगा 180 डिग्री, एंगल ऑफ द सेक्टर होगा 180 डिग्री। तो इसका फॉर्मूले से कैलकुलेट करो, इस एरिया ऑफ द सेक्टर क्या होना चाहिए, तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू कितनी है, 180 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये 180 से 362, तो ये कितना निकल कर आएगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। और अपने को पता भी है कि सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। तो देखो एरिया ऑफ सेक्टर से भी इस चीज़ को अपन जस्टिफाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो ये क्या है भाई, ये एक क्वाड्रेंट है, और क्वाड्रेंट में, और ये क्वाड्रेंट क्या है, एक सेक्टर भी है, दिख रहा है यहाँ पर एक सेक्टर भी है, ये क्वाड्रेंट। इस सेक्टर में एरिया ऑफ द सॉरी इस क्वाड्रेंट में एंगल ऑफ द सेक्टर क्या होगा, तो एंगल ऑफ द सेक्टर थीटा इज 90 डिग्री। अब थीटा जैसे ही 90 डिग्री है, तुम इस सेक्टर का एरिया निकालो, तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 90 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो 90 से 360 4 टाइम्स, तो ये क्या होगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। और अपने को पता भी है कि क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। तो देखो यहाँ से कॉन्सेप्ट बनता हुआ दिख रहा है, समझ में आ रहा है सारी चीज़ें। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने बात किया था कि एक सेक्टर से अपने को एंगल ऑफ द सेक्टर के बारे में पता लग सकता है, रेडियस ऑफ द सेक्टर के बारे में बात पता लग सकता है, और एरिया ऑफ द सेक्टर। तो यहाँ पे देखो इस कॉन्सेप्ट में जैसे ही तुम एरिया ऑफ द सेक्टर में देखो, थीटा एंगल भी इन्वॉल्व है, रेडियस भी इन्वॉल्व है, और एरिया ऑफ द सेक्टर भी इन्वॉल्व है। तो इस एक एक्सप्रेशन से तुम इन तीन चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। अब बचा क्या, बचा सिर्फ लेंथ ऑफ द आर्क। तो अभी लेंथ ऑफ द आर्क कैसे निकालेंगे, इस चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है भाई, ये है सेंटर, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, और ये क्या है अपना, ये आर्क है अपना ए बी। अब तुम मेरे को ये बताओ, ये लेंथ ऑफ द आर्क क्या निकालना है, ए बी। जब 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 एंगल ऑफ द सेक्टर, ये जो एंगल ऑफ द सेक्टर 360 डिग्री होता था, इसका मतलब क्या होता था, कंप्लीट सर्कल के बारे में अपन बात करते थे। तो कंप्लीट सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होता है, 2 पाई आर। और आर्क है क्या, आर्क तो सर्कमफेरेंस का ही पार्ट है ना, आर्क है क्या, आर्क सर्कल का सर्कमफेरेंस का पार्ट है। तो 360 डिग्री जब एंगल ऑफ द सेक्टर होगा तो ये जो सेक्टर है वो कंप्लीट सर्कल बन जाता है, और सर्कल का सर्कमफेरेंस है 2 पाई आर। तो 1 डिग्री जब एंगल ऑफ द सेक्टर होगा तो इसमें लेंथ ऑफ द आर्क क्या होगा, 2 पाई आर अपॉन 360 डिग्री।
और जब यही थीटा डिग्री होगा तो यूनिटरी मेथड से तुम क्या लिखोगे, 2πr अपॉन 360 इंटू थीटा। इसी चीज़ को तुम ऐसे लिखोगे, थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr। यही क्या है, यही है अपना लेंथ ऑफ द आर्क। तो सेक्टर के लेंथ ऑफ द आर्क क्या होगा, थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr। अब देख लो, जब थीटा की वैल्यू 360 होती थी तो ये सेक्टर कंप्लीट सर्कल हो जाता था। तो ये थीटा की वैल्यू जैसे तुम 360 पुट करोगे तो सर्कल का सर्कमफेरेंस निकल कर आ जाएगा। इसके बाद में जब एक सेमी सर्कल की बात की जाए या सेमी सर्कुलर आर्क की बात की जाए तो वहां पर क्या होता था, वहां पर थीटा की वैल्यू सेमी सर्कुलर आर्क के केस में क्या होगी, 180 डिग्री। तो जैसे ही थीटा की वैल्यू 180 लिखो अपॉन 360 इंटू 2πr, तो ये और ये कैंसिल, ये 2 से ये 2 कैंसिल, निकल कर क्या आएगा, πr। और अपने को पता है कि एक सेमी सर्कुलर आर्क का पेरीमीटर क्या होता है, πr होता है। तो यहाँ से हम लोगों ने इन कॉन्सेप्ट्स के बारे में सीख लिया है। अब आगे बढ़ते हैं। लेंथ ऑफ द आर्क क्या होगा भाई, तो लेंथ ऑफ द आर्क होता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr। ये लेंथ ऑफ द आर्क हुआ। और एरिया ऑफ द सेक्टर क्या है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यही है एरिया ऑफ द सेक्टर। अब तुम मेरे को एक चीज बताओ, अगर लेंथ ऑफ द आर्क को अपन एल कह लें, लेंथ ऑफ द आर्क को अगर अपन एल कह लें तो इसी चीज को कुछ ऐसे नहीं लिख सकते, थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr। अभी 2 यहाँ पर क्या है, एक एक्स्ट्रा 2 है, तो यहाँ पर 1/2 एक एक्स्ट्रा कर दो, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। और इसी को अब बचा क्या है यहाँ से, r, तो इसको यहाँ पे एक r लिख लो। देखो इसी एक्सप्रेशन को कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है। दोनों एक्सप्रेशन बिल्कुल सेम है। देखो थीटा अपॉन 360, ये 2 से यू 2 कैंसिल आउट, r अंदर आएगा तो क्या बनेगा, πr स्क्वायर। इसी तरीके से लिखा जा सकता है। तो इसी एक्सप्रेशन को अपन ऐसे नहीं लिख सकते। हाँ, ये जो अंदर वाला एक्सप्रेशन है ये क्या बन गया, ये यही बन गया ना लेंथ ऑफ द आर्क, ये यही बन गया लेंथ ऑफ द आर्क। तो इस पूरे एक्सप्रेशन की जगह पे अपन एल लिख सकते हैं इंटू आर। तो यहाँ से एरिया ऑफ सेक्टर को अपन क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर को क्या लिख सकते हैं, ये हाफ इंटू लेंथ ऑफ द आर्क इंटू रेडियस। तो एरिया ऑफ सेक्टर को अपन दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, एक तो हाफ इंटू लेंथ ऑफ द आर्क इंटू रेडियस, और एक थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू πr स्क्वायर, इस तरीके से। तो आज की क्लास में अपन इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेक्टर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आने से पहले तुम सभी बच्चे इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से रिवाइज कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में अपन सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। चलो आज के लिए इतना ही। कीप प्रैक्टिसिंग और अच्छे से पढ़ाई करो। ओके, थैंक यू।